Hello friends, myself Mohit Rao. Welcome to my YouTube channel AIMS Nursing Note. Today I am going to explain about NG tube insertion, that is nasogastric tube insertion. ये हमारा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NG tube insertion, इसको हम nasogastric tube insertion भी बोलते हैं। nasogastric tube की लेंथ कितनी होती है? 105 to 120 सेंटीमीटर हमारी लेंथ होती है। नेचोगैस्ट्रिक ट्यूब के बाद आती है कलर कोडिंग। हम कैसे साइज़ और कलर को डिसाइड करते हैं। जैसे ये नंबर्स में आती है 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर। इसकी कलर कोडिंग है ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। मतलब 8 नंबर की जो ट्यूब है वो ब्लू कलर की होती है, 10 नंबर ब्लैक, 12 नंबर वाइट, 14 नंबर ग्रीन, 16 नंबर ऑरेंज, 18 नंबर रेड। और इसको मतलब एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मतलब हम एक्सरे करते हैं टू कंफर्म द लोकेशन ऑफ द एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को ही हम राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। अदर नेम है इसका, अदर नेम ऑफ एनजी ट्यूब इज राइल्स ट्यूब। इसका एनजी ट्यूब इंसर्शन का हमारा पर्पज़ क्या है कि हम किस चीज़ के लिए हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर। पहला हमारा यूज़ है गैस्ट्रिक लवाज। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज देना हो तो भी हम एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई फीडिंग देनी हो, लवाज मतलब फीडिंग, पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करनी हो, ओरली पेशेंट नहीं ले पा रहा हो फीडिंग, तो हम एनजी ट्यूब लगाकर फीडिंग देंगे पेशेंट को। अगला आता है हमारा गैस्ट्रिक लवाज। पॉइजनिंग केस में, अगर कोई पॉइजनिंग का केस है, किसी ने पॉइजन को इंजेस्ट किया है, तो उसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ताकि गैस्ट्रिक लवाज कर सके और पॉइजन को बाहर निकाल सकें। उसके बाद मेडिकेशन, कोई भी अगर हमें मेडिकेशन डायरेक्ट स्टोमक में देनी है तो उसके लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड मेडिकेशन। उसके बाद अगर कोई बर्न का पेशेंट है और वो ओरल फीडिंग नहीं ले पा रहा तो उसके लिए भी उसको फीडिंग करवाने के लिए हम गैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करते हैं, एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं। जैसे ये ओरली नॉट टेकिंग, मतलब कोई पेशेंट है वो ओरली फीड नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए हम एनजी ट्यूब लगाएंगे और उसको पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। सीवियरली माल न्यूट्रिशन, जैसे कई कंडीशन होती हैं, जैसे साइकेट्रिक कंडीशन है बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा एक डिजीज कंडीशन है साइकेट्रिक की, जिसके लेट स्टेज पर हम एनजी ट्यूब भी इंसर्ट करते हैं क्योंकि पेशेंट फीडिंग नहीं लेता है, इसलिए हम उसको एनजी ट्यूब लगा के उसको फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। या फिर कोई सर्जरी होनी हो, मान लो पेशेंट की कोई सर्जरी होनी हो, उसमें भी हम फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। कोई क्रोनिक इलनेस हो, पैरालाइसिस या फिर स्ट्रोक हो, स्ट्रोक का पेशेंट या फिर कोई पैरालाइसिस का पेशेंट है, उसमें भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं ताकि हम पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड कर सकें और वो पेशेंट में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना आए, प्रॉपर न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें उसको। इसका प्रोसीजर क्या है? एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर है, जैसे ये इन्वेजिव लाइन है, मतलब हमारे अगर बॉडी के अंदर कोई भी लाइन जा रही है, कोई इंजेक्शन कुछ भी जा रहा है तो उसको इन्वेजिव प्रोसीजर बोलेंगे। और इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए हमेशा कंसेंट लेना पड़ता है पेशेंट से, और कंसेंट हमेशा डॉक्टर लेता है, नोट नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर कभी भी पेशेंट से कंसेंट नहीं लेता, डॉक्टर ही कंसेंट लेने के लिए जिम्मेदार होता है पेशेंट का। अगला पॉइंट आता है हमारा अरेंज ऑल नेसेसरी आर्टिकल्स। हमें सभी नेसेसरी आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है। जैसे एनजी ट्यूब लेनी है हमें 16 नंबर, 18 नंबर, ऐसे एनजी ट्यूब लेनी है हमें। फिक्सेटर लेना है एनजी ट्यूब को फिक्स करने के लिए। जेली लेनी है, वाटर सोल्यूबल जेली जो लुब्रिकेशन का काम करती है, ये जेली होती है लिग्नोकेन जेली। सिरिंज लेंगे, स्टेथोस्कोप लेंगे। सिरिंज को हम ट्यूब प्लेसमेंट चेक और स्टेथोस्कोप का पर्पज भी हमारे यही है, टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। अब पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग इंसर्टिंग ऑफ द एनजी ट्यूब। अगर पेशेंट कॉन्शियस है हमारे पास तो कॉन्शियस पेशेंट में हम हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसको पेशेंट को बोलेंगे कि भाई वो स्वेलो करे, गिट के उसको हाई फोल्डर पोजीशन प्रोवाइड करें। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें हम सेमी फोल्डर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और हेड फ्लेक्स एट द चेस्ट, उसका हेड चेस्ट की तरफ फ्लेक्स कर देंगे अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो। मतलब कॉन्शियस में हाई फोल्डर पोजीशन, अनकॉन्शियस में सेमी फोल्डर पोजीशन। ट्यूब 14 और 16 हमने ले ली थी। अब पेशेंट को बोलेंगे टेल पेशेंट टू स्वॉलो सलाइवा और सिप ऑफ वाटर व्हेन इंट्रोड्यूसिंग राइल्स ट्यूब। मतलब जब हम राइल्स ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेशेंट के थ्रू, नोज के थ्रू हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट को बोलेंगे कि वो सलाइवा की तरह उसको स्वेलो करे या फिर एक वाटर की सिप ले उसको स्वेलो करे। इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस और नॉट फॉलोइंग कमांड देन फ्लेक्स हेड एट द चेस्ट लेवल।
अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको उसके हेड को फ्लेक्स कर देंगे चेस्ट लेवल पर, ताकि आराम से हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर सके। लैरेंजोस्कोपिक एनजी इंसर्शन और इंट्यूबेशन, मतलब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसमें अगर डिफिकल्ट हो रहा है एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना, तो उसके हम मैगलीज फोरसेप्स की हेल्प लेंगे, ताकि हम आराम से एनजी ट्यूब को इंसर्शन कर सके। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है। और उसकी पेटेंसी, मतलब उसको चेक कैसे करते हैं, उसकी लोकेशन कैसे कंफर्म करते हैं कि एनजी ट्यूब से अपनी सही प्लेसमेंट पे लगी है नहीं है। मोस्ट कंफर्मेटरी तो होता है एक्सरे, कंफर्मेटरी ऑलवेज एक्सरे आएगा। फर्स्ट मेथड हम जो मेनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। विद द हेल्प ऑफ द सिरिंज वी एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट दैट शोज द ग्रीन कलर। अगर सिरिंज लगा के हमने एनजी ट्यूब में एस्पिरेट किया तो स्टोमक का कंटेंट एस्पिरेट हुआ तो ग्रीन कलर का निकलेगा। और ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होता है इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। हॉस्पिटल सेटिंग्स में मोस्ट कॉमन मेथड यूज होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। अगर और सेकंड मेथड यूज होता है एयर इंस्टिलेशन। हम एयर को इंस्टिल करते हैं, एयर इंस्टिल करके हम ऑस्कल्टेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और एपिगैस्ट्रिक रीजन पे हम क्लिक साउंड की आवाज़ आएगी स्टेथोस्कोप में। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मेथड है, मतलब ये सबसे कम यूज होने वाला मेथड है, जो कि ये है एयर इंस्टिलेशन मेथड। अगर थर्ड मेथड हमारा जाता है टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब इज वाटर बोल। हम एक कटोरी में पानी लेंगे और जो डीप एंड ऑफ द एनजी ट्यूब, जो एनजी ट्यूब का जो एंड है जो कि बाहर है, उसको हम उस बोल में डिप करेंगे। इफ एयर बबल प्रेजेंट, अगर एयर बबल प्रेजेंट हो जाता है तो ये इसका मतलब हो जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली गई और वो ट्यूब ट्रैकिया में है, दैट इज ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इफ नो एयर बबल, अगर एयर बबल शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन स्टोमक। तो ये हमारे मेथड हो गए कि भाई हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ट्यूब सही जगह पर लगी नहीं है। कंफर्मेटरी ऑलवेज एक्सरे। फर्स्ट मेथड जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं वो होता है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, यही मोस्ट कॉमन मेथड होता है। हम सिरिंज लगा के एस्पिरेट करेंगे स्टमक कंटेंट, तो ग्रीन कलर निकला तो ये मान लेंगे हम उसमें वो स्टमक में ही इंसर्ट हुई है। सेकंड मेथड इन एयर इंस्टिलेशन, जिसको ऑस्कल्टेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्लिक साउंड आएगी। ये लीस्ट कॉमन मेथड है। उसके बाद थर्ड मेथड हमारा था वाटर बॉल। हम पानी में डुबो को उसको देखेंगे, अगर बबल प्रेजेंट है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, और अगर एयर बबल प्रेजेंट नहीं है तो वो स्टमक में प्रेजेंट है। उसके बाद फिक्सेशन किस हिसाब से करते हैं भाई, कितनी ट्यूब इंसर्ट हमारी हो चुकी। अगर ट्यूब 40 सेंटीमीटर तक गई है इन द थ्रो द नोज इनटू द स्टमक, देन अगर 40 सेंटीमीटर गई है तो हम ये मान लेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन, सॉरी गैस्ट्रोइसोफेजियल आएगा, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक पहुंच गई। अगर 50 सेंटीमीटर अगर ट्यूब इंसर्ट हो गई तो उसको मान लेंगे बॉडी ऑफ द स्टमक, मतलब स्टमक की बॉडी तक ट्यूब पहुंच गई है। और अगर 60 सेंटीमीटर गई है तो हम पाइलोरस पार्ट के मान लेंगे स्टमक, ये पार्ट ऑफ स्टमक, ये हमारा स्टमक का पार्ट है पाइलोरस। मतलब अगर 40 सेंटीमीटर गई है तो वो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक पहुंची है, 50 सेंटीमीटर गई है तो बॉडी ऑफ स्टमक तक पहुंची है, और अगर 60 सेंटीमीटर चली गई है तो उसको पाइलोरस पार्ट तक मान लेंगे भाई, स्टमक में पाइलोरस पार्ट तक एनजी ट्यूब हमारी पहुंच गई है। अब एनजी ट्यूब का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब जैसे ये तो हमने नंबर बता दें, 16 नंबर लेंगे, 18 नंबर लेंगे ऐसे, लेकिन उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका एक मेथड होता है। जैसे टिप ऑफ नोज की टिप से लगा के लोब ऑफ ईयर लोब तक जाएंगे, और फिर जिफोइड स्टर्नम तक हम उसको मेजर करेंगे। मतलब टिप ऑफ नोज टू लोब ऑफ ईयर टू जिफोइड स्टर्नम, ये हमारी लेंथ ऑफ द, इससे हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब, कि हमें कौन से पेशेंट में कौन सी एनजी ट्यूब यूज़ करनी है पेशेंट के हिसाब से। उसके बाद फीडिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं हम थ्रू द एनजी ट्यूब। एक तो सिरिंज फीडिंग हो गई है, हम 50 ml सिरिंज को यूज़ करेंगे उसको पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए। एक तो मेथड हो गया हमारा सिरिंज का, दूसरा हो गया हमारा फीडिंग बैग का। फीडिंग बैग को ही हम ग्रेविटी बैग बोलते हैं, मतलब एक फीडिंग बैग आता है जिसमें हम फीडिंग को डाल देते हैं और थ्रू द एनजी ट्यूब पेशेंट फीडिंग को रिसीव करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन रिसीव करता है। उसके बाद आता है इन्फ्यूजन पंप, या फिर फीडिंग पंप होता है जिसमें हम फिक्स्ड अमाउंट में हम फीडिंग डाल देते हैं और एनजी ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो फिक्स्ड अमाउंट में ही फीडिंग प्रोवाइड करता है और फिक्स अमाउंट में ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को। तो हमारे फीडिंग के मेथड हो गए, पहला सिरिंज,
दूसरा फीडिंग बैग, तीसरा इन्फ्यूजन पंप या फिर फीडिंग पंप। अब ये स्पेसिफिक नोट आते हैं। नोट में क्या आएगा, व्हेन गिविंग फीडिंग एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट बिफोर फीडिंग। मतलब मान लो हम किसी पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे पहले हमें गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके देखना है पेशेंट का। व्हेन गैस्ट्रिक एस्पिरेशन लेस देन 100 ml गिव फीडिंग। अगर जैसे हमने एस्पिरेट किया पेशेंट के स्टमक से गैस्ट्रिक कंटेंट को और वो 100 ml से कम निकला, जैसे हमने सिरिंज एस्पिरेट करके देखा सिरिंज में और वो 100 ml से कम निकला, तो हम उसको पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड कर देंगे। व्हेन गैस्ट्रिक कंटेंट मोर देन 100 ml देन विदहोल्ड फीडिंग। और जैसे हमने जो एस्पिरेट करके देखा था और उसमें 100 ml से ज़्यादा गैस्ट्रिक कंटेंट निकल रहा है तो हम फीडिंग को विदहोल्ड कर देंगे। और उसके बाद री इंसर्ट एस्पिरेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मतलब हमने ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट पेशेंट से एस्पिरेट किया था 100 ml से कम आया था तो हमने फीडिंग दोबारा मतलब फीडिंग स्टार्ट कर दी थी जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी। लेकिन अगर हमने जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेट किया और उसमें 100 ml से ज़्यादा फीडिंग कंटेंट मिला तो हम री इंसर्ट गैस्ट्रिक जो हमने एस्पिरेट किया था गैस्ट्रिक कंटेंट उसको री इंसर्ट कर देंगे ताकि पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो उसके। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर में कई बार बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर मान लो फीडिंग प्रोवाइड करने का ये कंसेप्ट है, 100 ml से कम है तो फीडिंग दे देंगे, 100 ml से ज़्यादा है तो वही फीडिंग को दोबारा इंसर्ट करेंगे, नई फीडिंग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। आफ्टर एवरी फीडिंग नर्स शुड यूज 20 ml ऑफ वाटर टू क्लीन द ट्यूब। मतलब हमने जैसे पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करी, सिरिंज से लगा लो, फीडिंग पंप से लगा लो या फिर ग्रेविटी बैग से लगा लो या फिर फीडिंग बैग से, तो हर एक फीडिंग प्रोवाइड करने के बाद नर्स 20 ml वाटर लेगी टू क्लीन द एनजी ट्यूब को क्लीन करने के लिए। इन केस ऑफ ब्लॉकेज यूज सोडा बाइकार्बोनेट 5 ml टू क्लियर द ट्यूब। लेकिन मान लो पेशेंट ने पानी से साफ भी कर दी, 20 ml वाटर लेके क्लीन भी कर दी ट्यूब, लेकिन उसमें ब्लॉकेज हो गया ट्यूब में, तो हम वो किससे क्लीन करेंगे, सोडा बाइकार्बोनेट 5 ml सोडा बाइकार्बोनेट लेंगे टू क्लियर द ट्यूब। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड राइस ट्यूब चेंज द ट्यूब। लेकिन मान लो हमने वाटर से साफ कर ली, सोडा बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर लिया 5 ml टू क्लीन द ट्यूब, लेकिन तब भी ऑब्स्ट्रक्टेड है तो हम ट्यूब को ही चेंज कर देंगे। व्हेन डॉक्टर एडवाइज एनी मेडिकेशन ओरली देन नर्स शुड क्रश द टैबलेट एंड गिविंग बाय राइल्स ट्यूब। जैसे डॉक्टर ने कोई ओरल मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है तो नर्स क्या करेगी, टैबलेट को क्रश करेगी और उसको फीडिंग ट्यूब के द्वारा पानी में मिला के दे देगी। इन केस ऑफ कैप्सूल एडवाइज देन ओपन एंड गिव फ्रॉम द राइल्स ट्यूब। मतलब अगर कैप्सूल एडवाइज किया है डॉक्टर ने पेशेंट को तो कैप्सूल को खोल के उसको राइल्स ट्यूब के थ्रू नर्स इंसर्ट कर देगी। अब ट्यूब कौन कौन सी ट्यूब होती हैं, जो एनजी ट्यूब भी बोलते हैं, मतलब एनजी ट्यूब के साथ वो तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होगी, एक ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब भी होती है, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूबॉर्न में हम एनजी ट्यूब नहीं लगाते, हम ओरली ही ट्यूब इंसर्ट करते हैं टू द स्टमक, जैसे माउथ टू स्टमक। ये ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब हमारी हो गई माउथ टू स्टमक। इट इज यूज इन अडल्ट इन केस ऑफ पॉइजनिंग गैस्ट्रिक लवाज। ये अडल्ट में भी यूज होती है, लेकिन या तो पॉइजनिंग का केस हो या फिर गैस्ट्रिक लवाज का केस हो तो उसमें हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब जो कि होती है पहली होती है ब्लैकमोर सन्सटेकन ट्यूब और मॉडिफाइड ब्लैकमोर सन्सटेकन ट्यूब। ये हमारी दो टाइप की ट्यूब होती है जो कि होती है एसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब। फिर आती है गैस्ट्रिक ट्यूब, उसका ये पहली ट्यूब है लेवाइन ट्यूब, दूसरी ट्यूब है सेलिन स्लम ट्यूब। फिर अगली है इंटेस्टाइनल ट्यूब। इंटेस्टाइनल ट्यूब कौन कौन सी होती है, कैंटो ट्यूब और मिलर अबोट ट्यूब। उसके बाद सक्शनिंग और लवाज ट्यूब जो कि हम पॉइजनिंग के केस में मोस्टली यूज करते हैं इन पॉइजनिंग केस। ये है लीवाक्वेटर ट्यूब और इवाल्ड ट्यूब, ये हमारी ट्यूब के नाम हो गए। अब जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसोफेजियल ट्यूब्स, जिसमें पहली थी ब्लैकमोर ट्यूब। इसका यूज किस में होता है, यूज इन पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या तो इसोफेजियल ट्यूब का यूज़ करते हैं या फिर बकरी बैलून का यूज़ करते हैं। एंड इसोफेजियल वेरिस, ये एक इसोफेगस की एक डिजीज कंडीशन है जिसमें इसोफेगस में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसोफेजियल ट्यूब का भी यूज़ करते हैं ताकि कंप्रेशन बन सके और ब्लीडिंग रुक जाए। जैसे इसमें 3 लुमन होते हैं, कौन कौन से 3 लुमन होते हैं, एक तो इसोफेजियल बैलून होता है, इसमें एक गैस्ट्रिक बैलून होता है और एक गैस्ट्रिक सक्शन होता है। मतलब एक तो गैस्ट्रिक बैलून मतलब ये बैलून हो जाएगा उसमें मतलब स्टोमक में अटकाने के लिए उसको गैस्ट्रिक सक्शन, कोई भी सक्शन हमें अगर गैस्ट्रिक का सक्शन करना है तो उसके लिए ये पोर्ट होता है। अगली आती है मॉडिफाइड ब्लैकमोर सन्सटेकन ट्यूब, इसको हम अदर नेम है ये मिलीसोटा ट्यूब, अदर
नेम। इसमें 4 लुमन होते हैं। कौन कौन से 4 लुमन होते हैं? इसोफेजियल बैलून, गैस्ट्रिक बैलून, गैस्ट्रिक सक्शन एंड इसोफेजियल एस्पिरेशन। ठीक है, ये इसके 4 लुमन हो गए। उसमें 3 लुमन थे, इसमें 4 लुमन है। स्पेसिफिक नोट है, सीजर इज ऑलवेज ऑन द टेबल इफ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्निया देन कट द ट्यूब इमीडिएटली। मान लो हमने किसी पेशेंट के मॉडिफाइड ब्लैकमोर समस्टेकन ट्यूब लगाई है, मिलीसोटा ट्यूब लगाई है, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, देन कट द ट्यूब इमीडिएटली। तो हमें ट्यूब को इमीडिएट कट करना है विद द हेल्प ऑफ सीजर। तो सीजर को हम हमेशा बेड साइड रखेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसमें पहली है लेवाइन ट्यूब, इसको एनजी ट्यूब भी बोलते हैं। ये सिंगल लुमन होती है, ये ओनली टू प्रोवाइड फीडिंग, ये फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगली है स्लिम सम्प ट्यूब, जो कि एनजी ट्यूब है। इसमें डबल लुमन होता है। डबल लुमन किस काम के लिए होता है? एक तो सक्शन के लिए एक लुमन, तो या फिर गवाज के लिए, या पेशेंट में हमें गैस्ट्रिक सक्शन करना है या फिर फीडिंग प्रोवाइड करनी है। ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। एक होता है एयर वेंट, मतलब बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए हमारा ये दूसरा लुमन हम यूज़ करते हैं। नोट, इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एनजी ट्यूब इज यूज्ड फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ एब्डोमेन, इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ एनास्टमोसिस एंड रिगर्जिटेशन। मतलब कोई पोस्ट ऑप का पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, और उसका एब्डोमेन की कोई सर्जरी हुई है, तो उसमें हम एनजी ट्यूब का यूज़ करेंगे टू यूज्ड फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ एब्डोमेन, ताकि एब्डोमेन में हम डिकम्प्रेस कर सके एब्डोमेन को, और जो हमने स्टिचेज लगाई हैं वो मतलब ब्रेक डाउन ना हो सके और एनास्टमोसिस ना हो सके, और रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में। उसके बाद आता है समटाइम सर्जन सेड फॉर एस्पिरेशन ऑफ एनजी ट्यूब एवरी 2 आवर्ली। मतलब कई बार पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में सर्जन एस्पिरेट करने के लिए भी बोलता है थ्रो द एनजी ट्यूब एवरी 2 आवर्ली। मतलब हर 2 घंटे में पेशेंट के स्टमक में से हमें एस्पिरेट करना है कंटेंट, ताकि हम डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक कर सकें और एनास्टमोसिस से प्रिवेंट कर सकें, एनास्टमोसिस को प्रिवेंट कर सकें और रिगर्जिटेशन को भी प्रिवेंट कर सकें। अगले आती है हमारी इंटेस्टाइनल ट्यूब, जिसमें पहली है कैंटो ट्यूब। कैंटो ट्यूब इज ए सिंगल ल्यूमन ट्यूब। इंटेस्टाइनल ट्यूब मतलब जो कि मतलब ओरली लगा लो या फिर एनजी से लगा लो, इंटेस्टाइन तक हमारी ये ट्यूब जाती है। दूसरी ट्यूब हमारी मिलर अबोट ट्यूब, ये डबल लुमन ट्यूब होती है, इसमें 2 लुमन होते हैं। वन पार्ट इज फिल्ड विद टंगस्टन, जिसमें जो 1 लुमन होता है वो तो फिल होता है टंगस्टन से फिल होता है, और अदर पार्ट यूज फॉर सक्शन और गवाज। सक्शन के लिए पहला पॉइंट हमारा सक्शन, दूसरा हमारा हो गया गवाज, फीडिंग के लिए या फिर सक्शन के लिए, एस्पिरेशन के लिए। इफ 20 सेंटीमीटर एक्स एडिड टू एनजी ट्यूब देन ट्यूब विल बिकम द इंटेस्टाइनल ट्यूब। अब जैसे एनजी ट्यूब हमने बताई थी 16 नंबर और 18 नंबर बताई थी। जैसे हमने पेशेंट की में वो 40 सेंटीमीटर बताया था भाई जी जंक्शन तक, 50 सेंटीमीटर बॉडी ऑफ स्टमक, 60 सेंटीमीटर हमने बताया था कि पाइलोरस पार्ट तक जा रहा है। अगर उसमें हम 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो एनजी ट्यूब ही इंटेस्टाइनल ट्यूब बन जाएगी। उसके बाद लास्ट हमारी बच गई लवाज ट्यूब। लवाज ट्यूब कौन कौन सी होती हैं? लीवाक्वेटर ट्यूब जो कि सिंगल ल्यूमन होती है, एनजी ट्यूब होती है एक। अगली आती है हमारी इवाल्ड ट्यूब, सिंगल बट डायमीटर ब्रॉड, मतलब ये भी सिंगल ल्यूमन होता है लेकिन इसका जो डायमीटर है वो ब्रॉड होता है, मतलब ये मेनली सक्शन के लिए यूज होती है। जैसे कोरोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसको कोरगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं इवाल्ड ट्यूब को। ठीक है, इसका मेन ये पॉइजनिंग के केस में यूज होती है, पॉइजनिंग केस यूज्ड इवाल्ड ट्यूब, क्योंकि इसका ब्रॉड डायमीटर होता है जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी एस्पिरेट कर सकते हैं पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, अगर पेशेंट ने पॉइजन को इंजेस्ट किया है तो। अब रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब, हम एनजी ट्यूब को कैसे रिमूव करते हैं? एजुकेट पेशेंट अबाउट वल्सोल मैनवर, हम पेशेंट को वल्सोल्वा मैनवर के बारे में बताएंगे। डीप ब्रीथिंग एंड होल्ड, मतलब उसको पेशेंट को बोलेंगे भाई वो डीप ब्रीथ ले और ब्रेथ को होल्ड करे। जेंटली रिमूव द एनजी ट्यूब, और धीरे धीरे हम एनजी ट्यूब को निकालेंगे। ट्यूब इज इन रेड बिन, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। मतलब ट्यूब को तो हम रेड बिन में डालेंगे, गोज पीस जो हम यूज़ कर रहे थे उसको डालेंगे येलो में, और जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन अगर ट्यूब में गैस्ट्रिक सीक्रेशन बच रहा है तो उसमें उसको डालेंगे हम येलो बिन में। ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, और रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब हो गया कि हम रिमूव करने के बाद हम कौन से बिन में क्या चीज़ डालेंगे। ट्यूब को रेड बिन में, गोज पीस को येलो में, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को हम येलो में डाल देंगे। इफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग फीडिंग नर्स शुड चेक फॉर द बोल साउंड विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, मतलब ऑस्कल्टेशन से।
अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव का पेशेंट है और फीडिंग स्टार्ट करनी है तो नर्स सबसे पहले उसकी बोवल साउंड को असेस करेगी कि बोवल साउंड उसमें पेशेंट प्रेजेंट नहीं है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। मतलब अगर बोवल साउंड प्रेजेंट है तो पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड कर देगी, अगर बोवल साउंड एब्सेंट है तो फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बोवल साउंड इफ प्रेजेंट देन गिव फीडिंग एंड अब्सेंस देन विदहोल्ड फीडिंग। ठीक है। बिफोर गिविंग एनीथिंग फ्रॉम द माउथ इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट नर्स शुड चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स। ये तो हमारा आ गया था एनजी ट्यूब का पॉइंट। एनजी ट्यूब, अगर किसी पेशेंट में एनजी ट्यूब लग रही है मान लो और उसमें पेशेंट को फीडिंग स्टार्ट करनी है, एनजी ट्यूब के केस में तो चेक करेगी नर्स बोवल साउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और इफ इन द केस ऑफ ओरल फीडिंग देन नर्स शुड चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, मतलब गैग रिफ्लेक्स चेक करेगी। ये हमारे क्रेनियल नर्व 10 का फंक्शन होता है टू मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करना। ठीक है। गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक करती है? कॉटन टिप एप्लीकेटर, ये हमारा फर्स्ट मेथड है टू चेक द गैग रिफ्लेक्स, या फिर टंग डिप्रेसर की हेल्प लेके हम गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। इसमें क्या अवॉइड करना? अवॉइड शिप्स ऑफ वाटर बिकॉज इट कोज एस्पिरेशन। मतलब गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम ओनली कॉटन टिप को ही यूज करेंगे, कॉटन टिप एप्लीकेटर को, वो पानी की बूंदे को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एस्पिरेशन कोज कर सकता है। अब एनजी ट्यूब की फीडिंग की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? पहली कॉम्प्लिकेशन है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, मतलब एस्पिरेशन का रिस्क होता है। वॉर्म फीडिंग कोज डायरिया, अगर हमने पेशेंट को फीडिंग वॉर्म दे दी तो वो डायरिया कोज कर देगी पेशेंट में। रैपिड फीडिंग कोज डायरिया, अगर हमें रैपिड फीडिंग कर दी पेशेंट को तो भी डायरिया कोज कर देगी। इन सिक पेशेंट लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन बाय जीआई रूट, जो सिक पेशेंट होते हैं इसमें जीआई रूट ढंग से काम नहीं करता तो उसमें अब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाता है फीडिंग का। एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एंड ट्रॉमा ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन, जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तब ही ब्लीडिंग या फिर ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। एनजी ट्यूब नॉट प्रिवेंटिंग वोमिटिंग, लेकिन जैसे पेशेंट को अगर वोमिटिंग आ रही है तो एनजी ट्यूब कभी भी वोमिटिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एनजी ट्यूब, दैट इज। एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा एनजी ट्यूब के बारे में, उसकी कलर कोडिंग पढ़ी, फिर उसके पर्पज पढ़े, फिर प्रोसीजर पढ़ा हम कैसे कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, फिर कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं, और उसकी मतलब कंफर्मेटरी उसकी लोकेशन चेक करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे होगा, एस्पिरेशन, एयर इंस्टिलेशन और वाटर बोवल, उसके बाद फिक्सेशन, उसके बाद हम फीडिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। 100 ml से कम है तो फीडिंग दे देंगे, 100 ml से ज़्यादा है तो फीडिंग को विद होल्ड करेंगे, लेकिन जो एस्पिरेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट था उसको दोबारा से री इंसर्ट करेंगे। फिर आ जाती है हमारी ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक, इसोफेजियल ट्यूब, गैस्ट्रिक ट्यूब, इंटेस्टाइनल ट्यूब और सक्शनिंग ट्यूब। ये हमने फिर इनके सभी ट्यूब्स के बारे में पढ़ा। फिर रिमूवल ऑफ द एनजी ट्यूब, हम एनजी ट्यूब को कैसे रिमूव करते हैं, ये हमारा पूरा प्रोसीजर है एनजी ट्यूब का। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी फीडिंग, नेसोगैस्ट्रियल फीडिंग की हमारी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एनजी ट्यूब इंसर्शन।